देश के सीने में जो जो सवाल है, आज उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जगत प्रकाश नड्डा। इक्वेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, अमित शाह जी और आपकी जो इक्वेशन है? अमित शाह हमारे सेंटर फॉरवर्ड पहले भी थे, आज भी हैं। अमित शाह जी बैट्समैन ओपनिंग रहे हैं, वो वैसे ही हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है, इसको कैसे आंकते हैं? जनता इनको घर बैठाने के लिए आतुर है। हमारे को क्लियर कट मेजॉरिटी आ रही है। टीआरपी को लेके भी बहुत कुछ हुआ है। विश्वसनीयता बननी चाहिए और विश्वसनीयता के साथ ही लोगों को काम करना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन रहे, इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। और आज हमारे साथ बात करने के लिए है एक बड़ी शख्सियत। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। बिहार में चुनाव है, बंगाल की भी बात है, कोरोना की भी बात है और साथ ही साथ बात होगी महाराष्ट्र की भी। तो देश के सीने में जो जो सवाल है, यानी आपके सीने में जो जो सवाल हैं, आज उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार। और 2 गज की दूरी, मास्क भी है जरूरी। और मेरा निवेदन है कि आप अपने मास्क को उतार लीजिए अब, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहा है और आप कई सारी रैली में भी गए। पहले चरण का मतदान लगभग हो चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है व्यूअर्स कि जगत प्रकाश नड्डा साहब ने अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत भी बिहार से ही करी थी। पटना विश्वविद्यालय में आपके पिता भी थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका बड़ा पुराना रिश्ता है बिहार से, और इस बार आपके सिर पे जिम्मेदारी भी है उधर सरकार बनवाने की। जी बिल्कुल। एहसास क्या है, पब्लिक की नब्ज क्या है? देखिए, जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, बिहार की जनता बहुत ही जागरूक जनता है। अपने भविष्य को सुरक्षित करना जानती है जी। और समय ने इस बात को बताया है बिहार में बारंबार कि नीतीश जी ने बिहार को पटरी पर ला करके विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया है जी। और जब नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद रहा है तो बिहार तीव्र गति से विकास की ओर बढ़ा है। और जब जब लालू जी का राज रहा, आरजेडी का राज रहा, तब अराजकता भी आई है और बिहार पीछे की ओर गया है और उसके साथ साथ विकास में बाधा भी आई है। और बिहार को बहुत उस समय जिसको कहा जा सकता है कि एक बदनामी भी सुननी पड़ी, देखनी पड़ी और एहसास करनी पड़ी। पर नड्डा जी, आप आज बिहार जो है जी, वो इन सब चीज़ों के प्रति बड़ा जागरूक है जी, कॉन्शियस है और वह अपने एस्पिरेशंस को साकार करने के लिए एक ऐसे साथी के साथ और ऐसी सरकार के साथ आगे बढ़ना चाहता है जो उस विकास की गति को आगे बढ़ाए। और उस विकास की गति को आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी जी का जो बिहार में जी जो प्यार, जो लगाव, जो विश्वास लोगों का है, वो अटूट है। और साथ में नीतीश जी का ग्राउंड लेवल पर मोदी जी के द्वारा किए गए विकास कार्य को इम्प्लीमेंट करने में इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी ए सीरियस लीडर हु इम्प्लीमेंट्स थिंग्स इन लेटर एंड स्पिरिट। क्योंकि आपकी स्कूलिंग भी पटना से हुई, आप पटना में काफ़ी आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छात्र राजनीति भी करी, तो क्या वाकई आपको लगता है कि इस कनेक्ट का भी बिहार में आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है जब आप ज़मीन पर उतर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपके लिए थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, जहाँ तक सवाल है बिहार के चुनाव की दृष्टि से, मुझे बिहार पूरा अच्छे तरीके से समझ में आता है और बिहार की जो परिस्थितियाँ हैं, किन उतार चढ़ाव से गया है, ये मेरे आँखों के सामने है। इसलिए मुझे वो लोगों को समझाने में ना दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे कोई उदाहरण की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई उसके इतिहास में जाने के लिए किसी से कोई ट्यूटर लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आँखों के सामने गुजरा हुआ सारा है और मैं उनको, उस सारी चीज़ों को मैंने महसूस किया है। इसलिए जहाँ तक बिहार का सवाल है और बिहार के लोगों का सवाल है, वो भी जानते हैं मुझे कि इस छात्र राजनीति मैंने वहाँ की, शुरुआत मेरी वहाँ हुई और उसके साथ साथ मैंने वहाँ के आंदोलन में अपने आप को पार्टिसिपेट किया। वहाँ के सभी लोग मेरे साथ, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग मेरे से परिचित हैं। क्योंकि हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करी, जब हम एक एग्ज़ाम देते हैं तो कई बार लगता है कि ये जो
10वीं का एक पेपर था वो 11वीं से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, या कई बार लगता है 12वीं का जो पेपर है वो 11वीं से ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जगत प्रकाश नड्डा के लिए पर्सनल लेवल के ऊपर ये इम्तिहान, बिहार के चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अब आप अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप पे जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनवाने की, एनडीए की सरकार वहां बनवाने की। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं 15 साल का शासन हो चुका है। एक तरह से 15 साल के शासन के बाद कोई सरकार रिपीट होना बड़ा कठिन हो जाता है। देखिए, जहाँ तक कोई भी चुनाव का सवाल है, मैं हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ता हूँ जी। और शायद अमित शाह जी के ही नेतृत्व में ज़्यादातर प्रदेशों का चुनाव प्रभारी मैं रहा हूँ और जो उनके कंधों पर जिम्मेवारी होती थी, मैं उससे कम अपने कंधों पर जिम्मेवारी नहीं समझता था। और आज भी जब मैं अध्यक्ष बना हूँ तो मैं बराबर की जिम्मेदारी समझता हूँ अपने कंधों पर। इसलिए यह चुनाव भी एक चुनाव की तरह मैं देख रहा हूँ। आपने अमित शाह जी की बात करी, तो अमित शाह एक बड़े सक्सेसफुल अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, और 2019 में अमित शाह की रणनीति की वजह से और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल करी। अब आप अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं मुकाबला अमित शाह से करा जाता है, आप स्वयं ना करें लेकिन आप एक आंकलन में करा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है? मैं काम की तरफ ध्यान रखता हूँ और चुनाव को चुनाव की तरह लड़ रहा हूँ जी। इसलिए अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा और पूरी ताकत के साथ निभाऊंगा, इसकी चिंता करूंगा। तो अमित शाह जी से सलाह लेते रहते हैं? बिल्कुल, मैं कोऑपरेटिव तरीके से काम करता हूँ, सबका साथ लेकर के काम करता हूँ जी। और हमारे यहाँ काम करने का तरीका भी यही है कि हम सभी साथियों को अपने साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक चुनाव का सवाल है, एक टीम स्पिरिट में हम लड़ते हैं और सबका साथ लेते हैं और उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है जी, उसका हम पूरा उपयोग भी करते हैं और हर छोटी बड़ी बात में हम उनके साथ परामर्श भी करते हैं और ये आज से नहीं कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, अमित शाह जी और आपकी जो इक्वेशन है? बहुत अच्छी इक्वेशन है और आज की नहीं है। युवा मोर्चा में हम सब साथ थे, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो भी वो युवा मोर्चा में थे और वरिष्ठ पदाधिकारी थे। हम सब लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मैं उनके साथ महामंत्री रहा हूँ और मैं उनके द्वारा दिए गए काम की जिम्मेवारी निभाता रहता हूँ। कम्युनिकेशन, डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें हमारी पार्टी में एक रीति नीति में बसी हुई चीज़ें हैं, एक जिसको हम कहते हैं हमारे सिस्टम्स में ये है। इसलिए इस सिस्टम्स में से जो निकले हुए हम लोग हैं, उनके बीच में ये सब छोटी बड़ी बातों का परामर्श होना और सबके परामर्श को अपने साथ जोड़ करके चलना, यह एक हमारे परंपरा रही है और उसको मैं भी निभा रहा हूँ। आप एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट भी करते हैं कई बार बैटिंग ऑर्डर का, और उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उस पर मेरा ये कहना है कि अमित शाह और अपनी इक्वेशन के बारे में मेरा ये कहना है कि अगर मैं क्रिकेट की बात करूं जी, तो कोई कैप्टन बदल जाता है या कैप्टन बनता है तो उसका बैटिंग ऑर्डर नहीं बदलता। बैटिंग ऑर्डर अगर वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है तो वो ओपनर नहीं बन जाता। उसी तरीके से फुटबॉल में जी, कोई अगर सेंटर फॉरवर्ड खेलता है और कोई फुल बैक पे खेलता है तो वो अगर फुल बैक कैप्टन बन जाए तो वो सेंटर फॉरवर्ड में जाकर के खेलता नहीं है जी। इसलिए हमारे पार्टी में भी कैप्टन बदल सकते हैं, लेकिन उनके कार्यशैली और कार्य के अनुसार जो काम दिया जाता है वो उसी तरीके से काम करते हैं। अमित शाह हमारे सेंटर फॉरवर्ड पहले भी थे, आज भी हैं। अमित शाह जी हमारे बैट्समैन ओपनिंग रहे हैं, वो वैसे ही हैं। कुछ लोग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, लेकिन कलेक्टिव स्पिरिट में हम खेलते हैं। चलिए, बाकी की बात हम अंदर बैठ के करेंगे। तो जगत प्रकाश नड्डा से हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। नड्डा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी रैलीज को मैंने देखा, आपके भाषणों को मैंने सुना, आप लगातार बिहार के चुनाव प्रचार में महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये अपवित्र रिश्ता है, ये अस्वाभाविक गठबंधन है, क्यों? देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि ये अस्वाभाविक रिश्ता है, वो इसलिए कि जिस तरीके का गठबंधन है जी, उस गठबंधन में कोई भी चीज़ सिवाय इसके कि सत्ता पाने की लोलुपता है, सत्ता पाने की इच्छा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। देखिए, अगर मैं आरजेडी की बात करूं
तो उनका कैरेक्टर अराजकता का रहा है, उनका पास्ट अराजकता का रहा है, और वह कोई बिहार में ऑर्डर लाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव करेंगे, ऐसा कदापि नहीं जी। अगर मैं बात करूं माले की, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की, तो उनका भी जो एटीट्यूड रहा है वह समाज में विध्वंस का रहा है, और वह विचारधारा से भी विध्वंस का रहा है। वह भी कोई बिहार को आगे ले जाने की बात करेंगे ऐसा नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, इनको तो येन केन प्रकारेण सत्ता में आने की इच्छा है, और आज दिक्कत ये हो गई है कि यह मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे हैं। सारा देश कोरोना में मोदी जी की तारीफ कर रहा है, सारे देश, दुनिया तारीफ कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया, यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ है, और देश को तो दिशा दी ही है, दुनिया को भी दिशा दी है प्रधानमंत्री जी के कोविड मैनेजमेंट पे। लेकिन राहुल गांधी पाकिस्तान की डफली बजा रहे हैं, शशि थरूर पाकिस्तान की डफली बजा रहे हैं। हमारे कांग्रेस और आरजेडी कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास विजन नहीं है कोई, जेडीयू के पास तो कोई विजन नहीं है, और इसीलिए ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये मुद्दों को डिरेल करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी धारा 370 की बात कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि 15 साल में उनके शासन ने क्या किया। आपने भी अपनी एक रैली में बोला कि ये पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, आपने राहुल गांधी और शशि थरूर का जिक्र करते हुए कहा। देखिए, दोनों इश्यूज़ कहता हूँ, मैं सब बातें करता हूँ। मैं अपने भाषण में 1,25,000 करोड़ रुपए बिहार का पैकेज जो 2015 में अनाउंस किया था जी, उसके मैं आंकड़े गिनाता हूं कि 1,25,000 करोड़ के ऊपर 40,000 करोड़ और दिया है। तो हम विकास के बारे में भी पूरी बात अच्छे से समझाते हैं, लेकिन बिहार भारत का राज्य है, और बिहार के लोग राष्ट्रवादी तरीके से सारी चीज़ों को सोचते समझते रहे हैं। उनके लिए धारा 370 भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए राम जन्मभूमि भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए नेशनल एस्पिरेशंस भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और उन्होंने इस पर हमारे को सपोर्ट किया है। इसलिए यह विषय भी उन तक पहुंचाना, इसकी डिलीवरी करना। कौन सा बिहार का बच्चा था जिसने नहीं कहा कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा? और उनको ये क्यों नहीं बताना कि अब देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान हो गया है मोदी जी के नेतृत्व में? तो दिस इज एन इशू, और इस इशू को हम ये बीजेपी का कोर इशू था। जनसंघ की स्थापना जब हुई थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस विषय को उठाया था, तो इसको हम क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन 370 पे तो आपने पी चिदम्बरम ने जो ट्वीट करा वो आपने देखा ही है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में किया। जो महबूबा मुफ्ती ने बोला है कि तिरंगा मैं छूंगी नहीं जब तक 370 नहीं हटेगा। क्या आपको लगता नहीं है कि एक तरफ बिहार में चुनाव है जिस पे नौकरी और विकास की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये सब मुद्दे भी हैं? देखिए, इसमें बहुत गहराई से जाने की जरूरत है। कांग्रेस ये महबूबा मुफ्ती और चिदम्बरम पे आप क्या कहते हैं? कांग्रेस इन विषयों को, और पी चिदम्बरम हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, ये इलेक्शन के टाइम ये इश्यूज क्यों उठाते हैं? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य वोट बैंक की राजनीति करना है। लेकिन भारत की जनता और भारत का समाज एकजुट है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, और भारत के सोशल फैब्रिक को एक रखना ये हमारी जिम्मेवारी। शशि थरूर ने लाहौर फेस्टिवल में बोला कि ये भारत में मिनॉरिटीज, अकलियतों को तकलीफ हो रही है। ये इनका कैरेक्टर है, ये चुनाव से पहले यही तो करते हैं। इनके पास कोई इशू नहीं है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई इशू नहीं है इनके पास। इन्होंने देश को बांट के ही इतने साल राज किया है। कहते कि और मोदी जी ने भारत की राजनीति का चाल चरित्र और संस्कृति बदल डाली है। अब रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति हो गई है, विकास की संस्कृति हो गई है। तो तेजस्वी यादव आप लोगों से आपकी रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड दे, प्रधानमंत्री रिपोर्ट कार्ड दे, जेपी नड्डा रिपोर्ट कार्ड दें, अमित शाह रिपोर्ट कार्ड दें आकर कि 15 साल में क्या कुछ हुआ है। ऐसा है, यू कैन ब्रिंग हॉर्स नियर द वाटर, यू कांट फोर्स हिम टू ड्रिंक। आप किसी की आंखें ठीक कर सकते हो, विजन नहीं दे सकते हो। वो कह रहे मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा। वो तो मैंने तो उनसे पूछ लिया कि 10 लाख नौकरी आप कैसे दोगे, और आपने 10 लाख से ज्यादा तो आपके पिताजी ने पलायन करा दिया है बिहार से। इस पर आप माफी क्यों नहीं मांगते बिहार की जनता से? आपको बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
आज आप तैयार होकर के 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हो, 10 लाख से ज़्यादा आपके समय में लोग पलायन करके गए हैं बिहार से। क्या जवाब है आपके पास? और आपके पिताजी इसको यूएसपी समझते थे, और अगर वो गलत थे तो बेटा माफ़ी मांगे ना, क्यों नहीं माफ़ी मांगी अभी तक आप? पर तेजस्वी को और ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नौकरियों का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं एक पकड़ दिखा रहा है पब्लिक के बीच में। और नीतीश का जो 15 साल का शासन है, क्योंकि 15 साल की गवर्नेंस के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, उसका नुकसान आपको हो सकता है। यानी आपकी गठबंधन। देखिए, बिहार का एक एक व्यक्ति विकास को उसने महसूस किया है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, फ्लाईओवर बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं, ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा छोटा शहर नहीं है जो हाईवे से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए लोगों को विकास दिखा है। लोगों को यह भी दिखा है कि स्कूल की बच्चियां पोशाक पहन करके, स्कूल ड्रेस पहन करके, साइकिल पर बैठ करके वो स्कूल जा रही हैं। ये बच्चियों का स्कूल जाना ही नहीं है, ये बिहार की महिलाओं का, बहनों का सम्मान है, जो एक बदलता बिहार को दिखा रहा है। और ये सब लोग जानते हैं। और जहाँ तक तेजस्वी का सवाल है, ये इलेक्शन के समय के राजनीतिक प्राणी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, 2019 में इनकी विधानसभा में इनकी हाजिरी दिखा दीजिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। इनका बजट सेशन में हाजिरी दिखा दीजिए, नॉट ए सिंगल डे। इसलिए ये पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, चुनाव के समय आते हैं, भाषण देते हैं, लुभावने नारे देते हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। एक फिक्स्ड तरीके के लोग हैं जो इनके सपोर्ट में आते हैं, और उसके बाद चुनाव हारने के बाद आपने इंटरेस्टिंग बोला, एक फिक्स्ड तरीके के लोग हैं जो इनके समर्थन में आते हैं। प्रधानमंत्री ने भी एक रैली में कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं ना कहीं ये लोग नौकरी की बात कर कर उससे पैसा कमाने की बात करते हैं। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह लोगों को बरगलाने का, गुमराह करने का हमेशा योजना बनाते हैं। इनके हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। ये हमेशा लोगों को बरगला करके, गुमराह करके, वोट ले करके अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और जब वो सिद्ध नहीं होता है तो वापस चले जाते हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक भाषण दिया कि जब लालू यादव का राज था, मैं उनके शब्दों में बोल रहा हूं, आपके जब लालू यादव का राज था तो गरीब बाबू साहब के आगे सीना तान के चलता था। देखिए, इससे आप क्या मतलब? देखिए, सामाजिक न्याय और समाज में सब लोगों को बराबर का दर्जा मिले, ये आवश्यक भी है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड भी रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेने में। लेकिन हम चुनाव में इन भाषाओं को बोल करके समाज को विभाजित नहीं करते, समाज को खंडित नहीं करते, क्योंकि इनका उद्देश्य समाज को खंडित करने का है, इनका उद्देश्य समाज में द्वेष पैदा करने का है। हमारा उद्देश्य सामाजिक न्याय लाने का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेने का है। क्योंकि लालू यादव ने 1990 में नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। देखिए, मैं आपको फिर बताऊंगा, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, इन्होंने कास्ट लाइन पर ही समाज, लाला यानी कास्ट, इन्होंने कास्ट लाइन पर ही समाज को डिवाइड करके राज करने का प्रयास किया है। विकास इनका एजेंडा कभी नहीं रहा है। क्या ये न इनका एजेंडा रहा है, न ही इनको विकास में विश्वास है। क्या आपको मैं बताऊं, आरजेडी अपनी स्ट्रेंथ, लालू प्रसाद यादव कहते थे कि सड़क आ जाएगी तो तुम लोगों के पास पुलिस पहुंच जाएगी, ये उदाहरण देते थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बिहार को पिछड़ेपन के साथ जोड़कर रखा है। क्या आरजेडी अपनी पॉलिटिकल भाषा में इसको स्ट्रेंथ कहा जाता है? उनका स्ट्रेंथ है मुस्लिम यादव समीकरण, MY समीकरण, जो उत्तर प्रदेश में आप सपा का स्ट्रेंथ भी मान सकते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण। क्या आपको लगता है उसी को कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने के लिए बाबू साहब की बात कही? क्योंकि पूर्वांचल में और बिहार में, उत्तर प्रदेश में बाबू साहब एक कास्ट के साथ डिनोट होता है। देखिए, ये लोग समाज को खंडित करके चुनाव की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने MY कहा, मैं उससे आगे कहता हूँ, ये MY वो नहीं है, ये MY माय है, मी एंड माय, मैं और मेरा परिवार। इससे ज़्यादा दूर ये नहीं सोच पाते हैं। इनका पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, सिवाय अपने परिवार के लिए और अपने लोगों के लिए करने के सिवाय इन्होंने किया क्या है? किसी को MP बनाया, किसी को कुछ बनाया, ये माय है, सिर्फ मी एंड माय। वो एक और बात कहते हैं ये नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। बिल्कुल नहीं, अनुभवी हुए, वो अनुभवी हैं। उन्होंने जो काम किया है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया है,
ये नीतीश कुमार के बराबर का अनुभवी प्रशासक बिहार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार एंड सुशील मोदी, दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लीडर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन और थकावट हुई है जी, थके हैं। कौन थके हैं? आरजेडी थकी है। कौन थके हैं? लालू परिवार थका है। लेकिन कौन थके हैं? तेजस्वी थके। इसलिए अब इस तरह के नारे देने पर आ गए हैं कि किसी तरीके से हम सत्ता में आए, इसके लिए जो तारे तोड़ के लाने का भी नारा देना पड़े तो वो दो। लेकिन कई बार तारे तोड़ने वाला नारा नड्डा जी चल जाता है चुनावों के अंदर। बिल्कुल ठीक है, इस बार चल गया तो बिल्कुल ठीक है। नहीं वो कहते हैं 9 को लालू की रिहाई होगी जेल से 9 नवंबर को, और 10 को नीतीश, थके हुए नीतीश की विदाई हो जाएगी। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। वो सारी बातों को जनता तक ट्रांसलेट करने की ताकत रखती है, इसलिए वह जनता जानती है। और बिहार की जनता है भी बड़ी जागरूक, उसको कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे और बिहार की जनता अपनी जिम्मेवारी निभाएगी। आपके पार्टी की भी मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट देखे जो वहाँ के अखबारों में छपे, उसमें भी नीतीश की फोटो नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी एक क्राउड पुलर है और एक पॉलिटिकली एक इस्टेब्लिश्ड फिगर है। क्या आपको लगता है, आपको भी रियलाइज हो रहा है ये कहीं ना कहीं कि नीतीश की वजह से डेंट पड़ सकता है? ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की टैली तो अच्छी होगी लेकिन नीतीश की टैली उतनी अच्छी नहीं होगी। हम बार बार हर भाषण में हर नेता ये बता रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जहाँ तक पोस्टर का सवाल है, जब एनडीए का पोस्टर होता है उसमें दोनों के चेहरे होते हैं, जब बीजेपी का पोस्टर होता है उसमें बीजेपी का चेहरे होते हैं। और ये भी मैं बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी ये आवश्यक होता है। अगर मुझे इलेक्शन कमीशन को हिसाब देना है तो उसमें बीजेपी की ही तस्वीर होगी, अगर उसमें जॉइंट होगी तो जेडीयू को भी उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ इन सब बारीकियों की भी चिंता की जाती है। एक और आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि आप कोरोना के टीके के बदले वोट मांग रहे हैं। ये सौदेबाजी। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ मानवता को ध्यान में रख करके काम किया जाता है। आप देखिए, हेपेटाइटिस बी का स्वास्थ्य मंत्री मैं था, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उनके आशीर्वाद से हमने फ्री किया कि नहीं किया। HIV एड्स, इसको टेस्ट एंड ट्रीट फ्री किया कि नहीं किया, कि जब टेस्ट होगा किसी को पॉजिटिव होगा ट्रीटमेंट उसी समय से शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने 7 टीकों से उठा करके 12 टीके तक हम ले गए कि नहीं ले गए, यानी जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसका कवरेज बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, रोटा वायरस जोड़ा कि नहीं जोड़ा। तो हम मानवता को ध्यान में लेकर के काम करते हैं। हाँ, जब घोषणा करनी होती है, अब मैनिफेस्टो लिखे हैं उसमें मानवतावादी काम करें, बोले नहीं तो बोला तो क्या तकलीफ हो गई, क्या दिक्कत आ गई? घोषणा करने का कोई समय होता है ना। मैनिफेस्टो किस लिए बनता है? इलेक्शन के पहले बनता है। अब बीजेपी प्रेसिडेंट है, क्या आपको लगता है कि बाकी राज्यों को भी इस तरह की घोषणा करनी चाहिए? किया ना, मध्य प्रदेश ने कर दिया, तमिलनाडु ने भी कर दिया, आगे करते चले जाएंगे। और जब भारत सरकार में भी कोई ऐसा ओकेजन आएगा तो भारत सरकार भी सोचेगी। क्योंकि एमपी में भी चुनाव है, इसलिए माना जा रहा है कि वहां पे भी घोषणा नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग देखिए, ओकेजन होता है, जिस ओकेजन पर हम किसी चीज को अनाउंस करते हैं। मैनिफेस्टो एक इशू है कि नहीं है, तो मैनिफेस्टो में अगर हम 5 साल के लिए कुछ काम करने वाले हैं तो उस काम में हम जुड़ते हैं तो उसको बताने में क्या दिक्कत है? तेजस्वी यादव ये दिक्कत है, एक दिक्कत है अमित भाई, कि इनकी बुद्धि में ये बात नहीं आई, क्योंकि इनको मानवता सेवा इनका उद्देश्य नहीं है। इनको यही सब ध्यान में आएगा, बाबू साहब, फलाना साहब, ढमकाना साहब, यही ध्यान में आएगा। जब आप हेल्थ मिनिस्टर होंगे तब तो तेज प्रताप भी हेल्थ मिनिस्टर होंगे। मुलाकात मिला ही नहीं जी, मिले ही नहीं। ये अब मैं कहना नहीं चाहता, ये घोड़े पर ही चढ़े रहे, उतरे ही नहीं कभी जी। तो डेंगू के विषय था, बाकी सारे विषय, हाँ, उस समय तो डेंगू का बड़ा विषय था। हम बात करना चाहते थे, सपोर्ट करना चाहते थे, हमने सपोर्ट कर भी दिया, लेकिन ये नहीं मिले। गवर्नेंस और आरजेडी, इन दोनों का मुकाबला, इन दोनों, लेकिन इस बार तो उसी गवर्नेंस की बात, ये तो मोदी जी के कारण, ये तो नीतीश बाबू के कारण बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार की जनता अब गवर्नेंस सुनना चाहती है। क्या संभव है नतीजा? एरोगेंस अभी भी ये वही बीजेपी, ये आरजेडी वही है ना, लाठी भांजो और तेल पिलावन, लाठी भांजन, ये रैली करने का काम इन्होंने किया था ना। इनको गवर्नेंस से क्या लेना देना है? जो इस तरह की रैली निकाले, क्या था वो मैं भूल गया, लेकिन लाठी, तेल पिलावन, लाठी भंजावन, जी 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 जी, यही था, ये नारा था। तो दिस इज देयर गवर्नेंस। और हमारे सारे नारे फेमस थे, भूरा बाल साफ करो,
जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू, इस तरह की वो उनका लालू यादव वही का गवर्नेंस थी उनकी। वो स्टाइल था, वही गवर्नेंस थी उनकी। वही गवर्नेंस थी। आज उनको मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जी और नीतीश कुमार ने बिहार को एक नए दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, अगर नतीजों के बाद नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ते हैं बिहार के अंदर, तो क्या हम महाराष्ट्र की तरह बीजेपी का रोल बड़ा देखेंगे, यानी बीजेपी बड़े भाई के रूप में सामने आएगी? देखिए, हम साथी के साथ कभी बड़ा छोटा भाई नहीं करते, साथी साथी होता है। यानी बड़ा अलायंस पार्टनर, छोटा अलायंस वो पार्टनर। अगर हम बड़े भी हुए तब भी हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। जो हम लोग वायदा करते हैं उसको हम लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए, और जहाँ तक नतीजे आ रहे हैं अलायंस के, आपने देखा होगा अमीश जी, वो नतीजे बड़ी क्लियर कट मेजॉरिटी हमको दे रहे हैं। और ये 15 दिन पहले के हैं, जो ओपिनियन पोल जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, हाँ नतीजे नहीं, सॉरी, जी, ओपिनियन opinion पोल्स poll, आ जी, रहे हैं। जी। और मेरा ये मानना है कि इसमें बढ़ोतरी ही होगी। और नीतीश जी की, आप कह रहे हैं ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन इसलिए हुआ माननीय नड्डा जी, ये कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि चिराग पासवान जो कि एलजेपी के अब अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का तो हनुमान हूं और नीतीश कुमार को मैं सीएम देखूंगा नहीं, और अगर हमारी सत्ता में भागीदारी हुई तो मैं नीतीश को जेल भेजूंगा। देखिए, मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती है। हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी। और हम यही चार लोग, यही चार पार्टियां के लिए कैंपेन भी कर रहे हैं और यही जीतेंगे, यही लोग आएंगे। कुछ डिविजिव फोर्सेस डिवाइड करने के लिए और कंफ्यूजन करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काडर और भारतीय जनता पार्टी का वोटर और जनता दल यूनाइटेड का वोटर और हम पार्टी का वोटर और वीआईपी पार्टी का वोटर बड़ा डिसिप्लिन्ड है, इसलिए वह ऐसे झांसे में तो नहीं। चिराग पासवान कहते हैं मेरे सीने में तो प्रधानमंत्री मोदी है, मैं मोदी का हनुमान हूं, और दूसरी तरफ ये बात करते हैं, क्या आपको लगता नहीं है इससे आपके वोटर्स में कंफ्यूजन हो? नहीं हो, क्योंकि हम बड़े स्पष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन्ड कार्डर फोर्स है और वोटर भी वैसा ही है। अगर थोड़ा इसलिए हमारे को वोट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी हमारी है। अगर चुनाव के अगर नतीजों के बाद नंबर थोड़ा कम पड़ता है तो चिराग पासवान से समर्थन लिया जा सकता है? हाइपोथेटिकल हम होते नहीं और ओपिनियंस भी नहीं कहते हैं कि हम हाइपोथेटिकल हो जाएं। हमारे को क्लियर कट मेजॉरिटी आ रही है, 2/3 मेजॉरिटी की तरफ हम बढ़। मैं आगे आपसे नंबर भी लूंगा, लेकिन अब मैं बंगाल की तरफ चलता हूं। बंगाल में आप कह रहे हैं कि दीदी का जो किला है, ममता दीदी का जो किला है, वो ध्वस्त करने में आप सफल होंगे, लेकिन बंगाल में एक बड़ा मुद्दा है, बिहार से बिल्कुल सटा हुआ है। बंगाल में बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा है पॉलिटिकल किलिंग। वहाँ के गवर्नर ने भी बोला कि ये रक्त रंजिश अब खत्म होनी चाहिए, दीज पॉलिटिकल किलिंग शुड स्टॉप। और उनका तो बड़ा आरोप भी है कि पुलिस पार्ट हो गई है एक पॉलिटिकल पार्टी का, ये एक बड़ा गंभीर आरोप है, और आपके भी कई कार्यकर्ताओं को वहाँ मौत के घाट उतारा गया है। मैं खुद 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण होता है ना, जो उनको पिंडदान जिसको कहते हैं, तर्पण करते हैं, 100 कार्यकर्ताओं का मैं खुद तर्पण करके आया हूँ। पुलिस एडमिनिस्ट्रेड किलिंग्स, यानी पुलिस के द्वारा इसमें सपोर्ट होना और स्टेट का सपोर्ट होना और पॉलिटिकल दृष्टि से लोगों को उनका जीवन लीला समाप्त करना, ये वहाँ का ऑर्डर ऑफ द डे हो गया है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फिर भी तैयार बैठा है, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में हमारे जो नेता बड़े दौड़े होते हैं कई कई जगहों पर, दिन रात सब लोग, भाई बहन लोग सब लोग चले होते हैं, वो कभी बंगाल की चर्चा नहीं करते, वो कभी इन चीज़ों की चर्चा नहीं करते। तो यह भी बताता है कि किस तरीके से उनके देखने का नज़रिया है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल इश्यूज़, दे आर इंटरेस्टेड इन देयर पॉलिटिकल सेटलमेंट्स। बंगाल को लेकर मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके कई नेता, सांसद, मंत्री, बाबुल सुप्रियो हो गए, कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो गए, उन्होंने कहा है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और डेमोक्रेसी में हम चाहते हैं कि उनकी सरकार चले। पॉलिटिकली हम वी विल बीट आउट, लेकिन ये विषय, इसका कॉल लेने का काम वहाँ के गवर्नर का हो सकता है, बाकी लोगों का हो सकता है। हम डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे। बचौर बीजेपी अध्यक्ष हम डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे, प्रजातंत्र तरीके से लड़ेंगे। मैं बढ़ता हूं आगे, और अब बंगाल के बाद
आपने क्योंकि भाई बहन की बात करी तो मैं निशाना आपका समझ गया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर है। क्या आपको लगता है कि कोरोना के साथ साथ इस बारी मुद्दा पिछले कुछ महीनों के अंदर चाइना भी रहा? राहुल गांधी ने बिहारी में हाल ही में एक बयान दिया और उसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर झूठ बोलते हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना की सेना 1200 किलोमीटर अंदर घुस गई है, ये उनके शब्द हैं। ऐसा है, थोड़ा जानकारी कम रखते हैं ना और इतिहास नहीं पढ़ते हैं। पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू, उनके नाना जी ने कहा था कि नॉट इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1962 में, ये उन्होंने ही बोला था। तो किसने कब चाइना ने कब भूमि ली है, ये जग जाहिर है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संप्रभुता नभ में, थल में और जल में, तीनों में सुरक्षित है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और ये भारत की जनता जानती है, भारत की जनता जानती है। जो मोदी जी ने कहा उसको किया है, डिलीवर किया है। और हमारी आप 4700 किलोमीटर की सड़क बनी है कि नहीं बनी है बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश से गलवान तक। पर राहुल गांधी ये लगातार राग अलाप रहे हैं, ये लगातार राग अलाप रहे हैं कि चाइना हमारे देश में घुसा हुआ है, बिहार चुनावों में भी, उससे पहले भी। देखिए अमीश जी, इनको फ्रस्ट्रेशन है, इनको चाइना बॉर्डर इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको सत्ता से लेना देना है। इनको जनता को गुमराह करने में ही इनकी यूएसपी है। कि कौन था इलेक्शन में बोलने वाला रफेल 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 रफेल? आज रफेल भारत की शान बनी हुई है और भारत की 130 करोड़ जनता आज रफेल का स्वागत कर रही है। तो इनको कौन ले? इनकी फेस वैल्यू क्या है, या इनकी बोलने की वैल्यू क्या है? कौन इनको ईमानदारी से लेता है? कौन इनकी बात को सीरियसली लेता है? और ये फ्रस्ट्रेशन में आकर के मैंने पहले भी कहा कि यह मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे। ये मोदी जी का विरोध करते करते पाकिस्तान की तारीफ करने लगे हैं और भारत को कटघरे में खड़े करने लगे। उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक बोल दिया कि अगर कह रहे हैं कि 370 सिर्फ चीन ही वापस दिला सकता है, यहां तक उन्होंने बयान दिया। यही तो ये फ्रस्ट्रेशन है, दिस इज फ्रस्ट्रेशन। देखिए, लीडर की पहचान, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे बाकी हों, हम लंबे समय तक अमीर जी विपक्ष में रहे हैं जी। हम फ्रॉम माई यंगर डेज, और हमारे को खोने के लिए सब कुछ था, पाने के लिए कुछ नहीं था। और हम कभी पाने के लिए नहीं गए, हम इश्यूज़ पर लड़े। और विपत्ति काल में जो आदमी बैलेंस रख सकता है वही राष्ट्रभक्त हो सकता है। ये नहीं होता कि जब आपको राजनीतिक दृष्टि से आप कहीं नुकसान में पड़ जाएं, राजनीतिक दृष्टि से आपको फ़ायदा न मिल रहा हो, तो आप देश विरोधी विषय को उठाने लग जाएं। तो ये आपके बैलेंस, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है, उसकी कमी दिखती है। अब राहुल गांधी और इन सब की कमी दिखती है। ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है, मैं बिहार पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप इसको कैसे आंकते हैं? क्योंकि कुछ नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे कुछ नहीं है। जनता ने नकार दिया है, जनता इनको घर बैठाने के लिए आतुर है, जनता इनको घर बैठाने के लिए तैयार है। ये बेचारे फ्रस्ट्रेशन के कारण यह लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई नारा, कोई इस तरीके से कोई लोगों को लुभाने का, कोई गुमराह करने का तरीका निकाला जाए। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो जंगल राज के युवराज हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री भी, आप भी, अमित शाह भी, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं उसी जंगल राज की बार बार याद दिला? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जंगल राज क्या आप लोग डराना चाहते हैं? डराना नहीं चाहते, ये उनका कैरेक्टर है, ये ट्रेट है। इसके बगैर वो रह नहीं सकते। और इस ट्रेट से ये कभी निकले नहीं है। आपने विपक्ष का नेता बनाया ना, नीतीश जी ने इनके साथ सरकार चलाई ना, क्यों छोड़ी? क्योंकि आरजेडी का कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ था जी। उसी तरीके से और अभी भी देखिए क्या होता है, मैं अमीश जी बताना चाहता हूं, पॉलिटिक्स में और राजनेता के लिए रियलाइजेशन के बाद ही सुधार होता है। जब तक आप रियलाइजेशन रखने का दम नहीं रखते हो, तब तक आप में सुधार नहीं होता। देश में एक और चुनाव है और वो है मध्य प्रदेश का चुनाव। मध्य प्रदेश के अंदर
आपको क्या लगता है, क्योंकि कमलनाथ के जाने के बाद, शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद पहली बार वो जनता के बीच जा रहे हैं, आपको लगता है उपचुनाव में आपकी पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अच्छी तरीके से मिलेगा, और लोगों ने मन बना लिया है, नतीजे आएंगे। कमलनाथ कह रहे हैं कि ये भूखा नंगा क्या करेगा। कमलनाथ की पार्टी के एक कैंडिडेट ने कहा, कांग्रेस के कैंडिडेट ने कहा शिवराज सिंह चौहान के बारे में। देखिए, मैं फिर वही बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, ये सारी चीज़ें उनके पार्टी का कैरेक्टर बताती हैं जी। उनके पार्टी की सोच बताती है, उनके पार्टी का फ्रस्ट्रेशन बताती है, और उनके बारे में उनका खोखलापन बताती है। मेरा अगला सवाल महाराष्ट्र के बारे में है। उद्धव सरकार पे एक बड़ा आरोप है कि जो कांग्रेस और शरद पवार स्क्रिप्ट लिखते हैं वही असल में दिखाई देता है, और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है वो शरद पवार लिख रहे हैं, और कई तरह की खबरें भी आती रहती हैं वहाँ से। कभी आपके यहाँ से कोई शरद पवार की तारीफ कर देता है, कभी शरद पवार प्रधानमंत्री की तारीफ कर देते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा एक ही बात है कि शिवसेना के लिए कि गलत रास्ते पर जाने पर सही जगह पहुंचते नहीं हैं जी। तो गलत रास्ते चल पड़े। अब उनकी पार्टी का जो होगा वो होके रहेगा। रही बात किसी की तारीफ करने की, किसी की तारीफ न करने की, ये मैं तो ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल संस्कृति में अच्छी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपनी इश्यूज़, अपने कोर इश्यूज़ वो अनकॉम्प्रोमाइज रहने चाहिए। मैं आपसे सीधे तरीके से पूछता हूं कि जो आपने बोला कि शिवसेना गलत रास्ते पे चली गई, क्या अब सही रास्ते पे आएगी? ये उनका नज़रिया है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये उनका नज़रिया। हमने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चल करके अगली सरकार अपने दम पर बनाएगी। और वो कब बनेगी? जब चुनाव आएंगे। बीच में हमारे तरफ से नहीं, हम बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि वी आर द सोल ऑपोजिशन पार्टी टुडे एंड वी विल बिकम द सोल रूलिंग पार्टी टुमारो। मैं आगे बढ़ता हूं, और आखिरकार आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में देश की राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ी है, और वहां पर हमने कई सारे मुद्दों को देखा है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, क्योंकि हमने कमलनाथ का भी इमरती देवी वाला बयान देखा, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं के हम बयान देखते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत डाउन गया है, और आरोप प्रत्यारोप का स्तर बहुत नीचे गिरा है हर तरफ से। देखिए, मैंने पहले कहा कि फ्रस्ट्रेशन में कौन है? ऑपोजिशन। गाहे बगाहे आरोप लगाना और प्रधानमंत्री जी पर जिस तरह की टिप्पणी करना, ये किसने किया है? रिस्पॉन्सिबल लोगों ने किया है जो ऑपोजिशन में बैठे हैं। तो डिस्कोर्स किसने नीचे किया है? एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ से यदि कोई इस तरह की टिप्पणी आती है, हम उसका बहुत सीरियस नोट लेते हैं। मैंने एक्शन भी लिए हैं, मैंने लोगों को चेताया भी है, और हम इसके उत्तर प्रदेश में एक एमएलए आरोपियों के साथ खड़ा हो गया था। उसको उसी दिन बुलाया गया, उसी दिन बुला करके उसको सही शब्दों में समझा दिया गया है। हम इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं। जी, मेरा आखिरी दो सवाल है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि पिछले कुछ दिनों में टीआरपी को लेकर भी बहुत कुछ हुआ है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि टेलीविजन के लिए टीआरपी एक महत्वपूर्ण चीज होती है, उस विषय पर आपकी क्या टिप्पणी है बतौर? देखिए, टेक्निकलिटीज तो मैंने उस पर आई कांट चैलेंज, लेकिन हाँ, विश्वसनीयता बननी चाहिए, और विश्वसनीयता के साथ ही लोगों को काम करना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर सबको सारी बातों को दिखाने का अधिकार है। हेल्दी कंपटीशन रहे, इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। जी, मेरा अगला सवाल आपसे फिर बिहार को लेकर है। बिहार के अंदर क्या आपको लगता है कि जनता इस बार जिस तरह से एक रुझान दिखा रही है, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, लेकिन जो रैलियों में देखने को मिल रहा है, नीतीश जी का कहीं कहीं विरोध भी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अलार्मिंग है? नहीं, ऐसा नहीं। वहां पे कहीं लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। वो कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन में आए हुए हैं। ये संस्कृति किसने पैदा की? बिहार में लोग विरोधियों को भी सुनने, बड़े प्यार से सुनने के लिए जाते हैं। ये बिहार का कल्चर रहा है, और ये बिहार का तौर तरीका रहा है। जनसंघ के लोग भी कांग्रेस को सुनने जाते थे, कांग्रेस के लोग भी अटल जी को सुनने आते थे। ये बिहार का तरीका रहा है। लेकिन ये सब जंगल राज के नमूने हैं। ये दीज आर दी सिम्टम्स।
कि आप किसी के रैली में जाकर के नारे लगाओ। तो ये दिखाने के तरीके हैं और मुझे लगता है कि इससे नीतीश जी का कुछ नहीं घटता है, आरजेडी का कैरेक्टर पता चलता है। क्या कहना चाहते हैं आप किसान देखिए, बिल पर? फिर मैं बताऊंगा कि जो ऑपोजिशन पार्टी है, विशेष करके कांग्रेस, यह फ्रस्ट्रेशन में आकर के इसने ऑपोजिशन के सारे तौर तरीके पर इनका विश्वास रह नहीं गया है। किसान नहीं आया है, पर पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं विरोध में। उसी तरीके से मजदूर नहीं आया है, पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं विरोध में। मजदूर मोदी जी के साथ खड़ा है, विपक्ष एक नारा लगा रहा है किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। हाँ, ये पार्टी करी ना, पॉलिटिकल पार्टी जो खुद अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम ये रिफॉर्म्स लाएंगे। ये बैंकरप्सी ऑफ माइंड इसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, मानसिक दिवालियेपन का ये परिचायक है। 2019 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ लिखा है कि हम फार्मर्स रिफॉर्म्स लाएंगे, हम मार्केट से फ्रूट्स वेजिटेबल्स को मंडी से आज़ाद करेंगे, हम अपना एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में 1955 को में परिवर्तन लाएंगे, हम कलेक्टिव फार्मिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए हम कानून लाएंगे। ये मोदी जी लेके आ गए, अब आप विरोध करने बैठ गए। आपके अलायंस पार्टनर भी इसको नहीं माना, इसलिए वो शिरोमणि अकाली दल ने। हमने तो चाहा, वो हमारे साथ पार्ट एंड पार्सल थे, कैबिनेट में वो हमारे पार्ट एंड पार्सल थे, पार्लियामेंट में हमारे पार्ट एंड पार्सल थे। बाद में कांग्रेस के दबाव में आकर के वो चले गए, ये उनकी स्ट्रैटेजी। पार्टनर आपके दबाव में कांग्रेस के आ गए, वो आ गए ना, उनको लगा, ये उनका सोच है, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमने कहा वो हमने किया, हम नहीं खिसके हैं कहीं से। क्या क्योंकि हिमाचल, पंजाब के जो जॉइनिंग है हिमाचल जहाँ से आप आते हैं, वहाँ पे बीजेपी अपने बूते पर है, हरियाणा में अब अपने बूते पर है, क्या पंजाब में भी अपने बूते पे आएगी भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से हम सारे देश में आने वाले हैं। क्या इस बार पंजाब में आप खुद चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो हम उस समय तय करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सारे देश में आगे बढ़ने वाली है। अमित शाह जी ने कहा था कि अभी उत्कर्ष आना बाकी है, तो वो उत्कर्ष हम लाएंगे और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमारे रेजिस्टेंस होना स्वाभाविक है। हिमाचल, पंजाब के जो जॉइनिंग है हिमाचल जहाँ से आप आते हैं, वहाँ पे बीजेपी अपने बूते पर है, हरियाणा में अब अपने बूते पर है, क्या पंजाब में भी अपने बूते पे आएगी भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से हम सारे देश में आने वाले हैं। क्या इस बार पंजाब में आप खुद चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो हम उस समय तय करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सारे देश में आगे बढ़ने वाली है। अमित शाह जी ने कहा था कि अभी उत्कर्ष आना बाकी है, तो वो उत्कर्ष हम लाएंगे और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमारे रेजिस्टेंस होना स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में अपने एक भाषण में कहा है कि वो जो पढ़ाई है उसको मैथिली में कराएंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने तो भारतीय भाषा के बारे में, ये फिर इनके ज्ञान बहुत सीमित है, इनको जानकारियाँ नहीं रहती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यह 7वीं तक 8वीं तक रीजनल लैंग्वेज में होगा, लोकल लैंग्वेज में होगा, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बन चुका है। अब तो टास्क फोर्स बन रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो हम तो इसके पक्षधर ही हैं। इतना ही नहीं, हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हिंदी में इंजीनियरिंग कॉलेज, भारतीय भाषा में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल की पढ़ाई भी होगी। तो हम तो इसके पक्षधर हैं, लेकिन ये टिडबिट्स उठाते हैं ना, क्योंकि पूरा पढ़ते नहीं है, जानकारी नहीं लेते। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी नहीं होगी इन्होंने, इनको मालूम नहीं है कि भारत कहाँ जा रहा है। आखिरी सवाल आपसे मेरा यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आपके अपने कार्यकर्ता भी बहुत हैं और आप बाहर से भी लोगों को ले रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं, अभी आपने अपनी नई टीम भी बनाई है, एक बैलेंस क्रिएट करना थोड़ा कठिन हो जाता है जब आप बाहर के लोगों को भी आते ही पद दे देते हैं? मौजूदा कार्यकर्ताओं में, मौजूदा नेताओं में जो आपके मौजूदा हैं, कई दशकों से आपके साथ लगे हुए हैं, उनमें एक विरोध होता है इससे? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ सब चीज़ें बहुत सोच समझ करके की जाती हैं। हमारे काडर को उनका नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ में कभी भी कोई रुकावट नहीं आती है और वो ऑर्गेनिक ग्रोथ से ही लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, ऊंची ऊंची पदों पर पहुँचते हैं। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जब अपने बेस को बढ़ाती है तो दूसरी पार्टियों से भी लोग आते हैं, उनको भी अपने में समावेश करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी रखती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही कि लव जिहाद को लेकर आपको लगता है कानून आना चाहिए देश में? देखिए, ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि ये विषय और गहराई में चिंतन करने की ज़रूरत है। एक इंटरव्यू में इस पर मैं जवाब दूं ये उचित नहीं रहेगा। इट नीड्स अ वेरी ब्रॉड वाइड स्पेक्ट्रम में इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपने बात करी
और कोरोना के इस वक्त में आप भी स्वस्थ रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, बेबाक बातचीत करने के लिए। तो ये थे जगत प्रकाश नड्डा। आपके मुझे लगता है दिल में जो भी सवाल होगा वो जगत प्रकाश नड्डा ने आज उसका जवाब दिया है। हाँ, मुझे ध्यान में आता है एक सवाल मैं पूछना भूल गया और मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि दर्शकों ने जब मैंने बोला कि मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं जेपी नड्डा का, तो उन्होंने मुझे बोला कि बॉलीवुड पर एक सवाल जरूर पूछेगा। वो है खास तौर पर जो ड्रग्स का केस आया उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से वो पूरा मामला खड़ा हुआ। आखिरी पॉइंट आपका, ड्रग्स का जो बॉलीवुड में केस आया। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हमारी जिम्मेवारी है जी। और इसको मेंटेन करने में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ वहीं के ड्रग्स का विषय नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का विषय भी है। तो इसको इसी एंगल से देखने की जरूरत है। और एक और सवाल पूछा आपके हिमाचल के किसी प्रेमी ने पूछा कि जेपी नड्डा अपने हिमाचल वासियों को क्या कहना चाहते हैं। मैं सभी को, देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप, खासतौर पर हिमाचल के लिए मैसेज किया। आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहें और स्वस्थ तरीके से चलें। हिमाचल प्रदेश देवभूमि जाना जाता है, देवताओं की भूमि जानी जाती है, और वहाँ के सच्चे पक्के लोगों पर कोई हल्का कमेंट नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जगत प्रकाश नड्डा। जो सोशल मीडिया पे भी सवाल आए मैंने कुछ उठाए। आपका इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।